अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी 8 क्लास के बोर्ड के पेपर में आएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें 15 सवाल दिए होंगे शॉर्ट, और उसमें आपको करने हैं 10 सवाल, ठीक है। और हर सवाल कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। तो इस तरह ये 30 नंबर के सवाल होंगे। जो बच्चा इस वीडियो को मुकम्मल करेगा उसके 30 नंबर इंशाल्लाह पक्के होंगे। बेटा, हमने ना साइंस की भी और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। आप अपनी तैयारी करें इंशाल्लाह। ये वाहिद चैनल है जिस पे मुकम्मल तैयारी हो रही है। अच्छा बेटा, आपको मैं बता दूं, जो पूरा बोर्ड का पेपर होगा ना, वो लॉन्ग सब्जेक्टिव पार्ट लॉन्ग और शॉर्ट का होगा। यानी ये शॉर्ट जो बेटा, ये जो बच्चा ये वीडियो कर लेगा उसके ये 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। शॉर्ट वाले उनके 30 हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ की वीडियोस 40 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं इस चैनल पे। जो एमसीक्यूज़ की वीडियोस अलग अपलोड हो रही हैं। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में देखें साइंस की, वहाँ पे साइंस की भी प्लेलिस्ट है और दूसरी भी बनी हुई है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं निकालनी आती तो वो किसी से निकलवा लें, चैनल पे मौजूद है एमसीक्यूज़ भी। और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके जिन चैप्टर से आने हैं बेटा, जो लॉन्ग यानी तफसीली सवाल हैं बोर्ड के पेपर में, वो 5-5 नंबर के आएंगे। आपको 5 दिए होंगे, 3 करने हैं। तो इनके लिए मैंने 6 चैप्टर करवाए हैं बच्चों को पूरे। अब जो बच्चा, उनकी भी प्लेलिस्ट बेटा चैनल पे पड़ी हुई है, जो बच्चा वो 6 चैप्टर पूरे कर लेगा उसको मैंने एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर करवाया है, ठीक है। आप सुनेंगे, आपको वो याद भी हो जाएगा। जो बच्चा वो 6 चैप्टर कर लेगा और ये वाली वीडियो के शॉर्ट कर लेगा बेटा, उसके शॉर्ट और लॉन्ग पूरे होंगे और एमसीक्यूज़ भी ज़्यादातर इन्हीं में से बनेंगे। हालांकि एमसीक्यूज़ की वीडियो अलग भी हैं, अलग बनी हुई हैं। तो बेटा, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो लॉन्ग वाले चैप्टर भी करें जो मैंने बनाए हैं, उससे आपके लॉन्ग सवाल तैयार होंगे। इस वीडियो से आपके शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। और जो बच्चा नया है चैनल पे बेटा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 9 क्लास की आपकी तैयारी बोर्ड की जो होगी वो हम शुरू से ही करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और अच्छी तरीके से करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 2 खसूसियात लिखें। मेटल्स अमूमी तौर पर ठोस और सख्त होती हैं। मेटल्स हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं। अच्छा बेटा, ये जहन में रखना, मेटल क्या है? लोहा, कॉपर। अब जैसे कॉपर है, ठोस होती है और सख्त होती है, और बिजली की तारें उसी से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये लोहे से जहन में रखना है अपने मेटल को। डिफाइन हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी क्या है? वालदैन से खसूसियात की बच्चों में मुंतकिली का अमल हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी मतलब आपका रंग जो है आपकी मदर जैसा है, फादर जैसा है, आपकी आंखें, कद माँ बाप जैसे होते हैं। इस चीज़ को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इम्पल्स के इख्तियार करदा वो रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर पर मुश्तमिल होता है। बेटा, इसका मतलब क्या है? ये पूरी जो लाइन लिखी हुई है, देखिए, जब आपका हाथ ना यहाँ पे गर्म चीज़ पे लग गया, बर्तन पे लग गया, ठीक है, आपकी उंगली इस गर्म बर्तन पे लग गई, तो क्या होगा कि आपकी उंगली से मैसेज आएगा आपके ब्रेन के पास। आपका ब्रेन फौरन रिप्लाई करेगा किसको? आपके हाथ को, कि पीछे हटा लो। अब यहाँ से यहाँ पीछे हटने तक का जो अमल है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इम्पल्स के इख्तियार करदा रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? रिसेप्टर होता है जो हमारी उंगली है, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो उस गर्म चीज़ को सेंस करेंगे, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें साइंसदान मुफीद जीन को चुनने और जानदार से अलग करते हैं और दूसरे जानदार जो आमतौर पर बैक्टीरियम है के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। बेटा, ये अब वैसे मैंने कंप्लीट चैप्टर करवाए हुए हैं, उसमें डिटेल में बताया भी हुआ है, लेकिन अब हमारे पास वो इतना टाइम नहीं है। देखिए, जैसे अब ब्रायलर मुर्गी आप खाते हो, कितना इसमें बड़ा गोश्त होता है। असल में जब ये ब्रायलर बनाया जा रहा होगा ना, तो किसी जानवर से वो वाले जीन लिए होंगे जो गोश्त ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो वो इसमें दाखिल कर दिए, अब वो क्या होता है कि वो ज़्यादा गोश्त बनाते हैं। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये एक एडवांस टेक्निक है। एक बात, साइंसदान क्या करते हैं, मुफीद जीन को चुनते हैं एक जानदार से और दूसरे जानदार में उसको मुंतकिल कर देते हैं।
इसके बाद है एटम की डेफिनेशन लिखें जी, एटम की तारीफ करें। एक एलिमेंट का बुनियादी ज़रा जो है वो एटम कहलाता है। एटम का बुनियादी ज़रा जो है एलिमेंट का, सॉरी, वो एटम कहलाता है। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखे। बेटा इसके ये दो कवानीन हैं हमारे पास। इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है, ठीक है, यानी ये आपने पढ़ा होगा, ये जैसे ये हमारा है और ये रिफ्लेक्ट हुई और ये वापस गई लाइट, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ वापस गई, तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है। इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होते हैं। ये प्लेन है, ये भी एंगल इसी प्लेन पे और ये भी इसी प्लेन पे। इसके बाद है जी, विच मेजर क्रॉप्स हैव बीन मॉडिफाइड। पाकिस्तान में भी और ओवरऑल भी ज़्यादातर जो है ना चावल, गंदम और भी ज़्यादा हैं, इन्होंने इतनी लिखी है, तो हम बुक में वैसे एक दो और भी हैं लेकिन हमारे लिए बहुत है कि कौन कौन सी फसल है जी। चावल है, गंदम है, दो तीन और भी हैं। ये आयरन की कमी को पूरा करते हैं, तो इसलिए इनको मॉडिफाई किया गया, मतलब इनमें आयरन को दाखिल किया गया है ताकि लोग, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर आदत है कि वो चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे बच्चों में ज़्यादातर आयरन की कमी है, तो साइंसदानों ने क्या किया, उस गंदम की फसलों में ही आयरन ऐड कर दी, ठीक है जी। राइट टू एडवांटेज ऑफ फ्यूज़, जो घरों में फ्यूज़ लगा होता है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जब आपने देखा होगा कि जब आपने सुना होगा फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है, तो होता असल में क्या है, बहुत ज़्यादा करंट सर्किट के हालात को ख़राब कर देता है। एक सादा फ्यूज़ बहुत सी रकम बचा सकता है, बहुत ज़्यादा करंट आग लगने का बाइस बन सकता है। इस तरह एक फ्यूज़ घरों को जलने और लोगों को, ज़िंदगियों को नुकसान बचा सकता है। तीन बेटा इसके फ़ायदे बताए हैं उसने, मैं आपको बताता हूँ। पीछे बिजली में ना ज़्यादा करंट आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अगर पंखा चला हुआ है, एसी चला हुआ है, लाइटें जली हुई हैं, मशीन चली हुई है, वो सारी जल जाएंगी, ठीक है। लेकिन फ्यूज़ का क्या काम होता है, अब यूँ समझ लें कि ये आपका एसी है, ये आपके मशीन है, ये आपकी पंखा है। अब ये फ्यूज़ है और ये बिजली आ रही है। अब अगर ये फ्यूज़ दरमियान में ना आता और तेज़ बिजली गुजरती इनसे, तो ये सारी सड़ जानी थी। लेकिन हम फ्यूज़ लगा देते हैं, फिर होता क्या, अगर तेज़ बिजली या कम बिजली आ जाए तो फ्यूज़ खुद जल जाता है, हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। इनको बचा लेता है क्योंकि आगे फिर वो करंट ही नहीं जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि एक सर्किट के आलात को ख़राब होने से बचाता है, बहुत से पैसे आपके बचा लेता है, आग लगने से बचा लेता है, और हमारे ये दो तीन फ़ायदे आपके बता दिए, ठीक है। इसके बाद बेटा, व्हाट इज़ ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। ऑक्सीजन साइकिल से मुराद माहौल, पौधे और जानदार और वार्थ क्रस्ट जो कि लिथोस्फीयर कहलाती है, के जरिए ऑक्सीजन की नकलो हरकत है। ऑक्सीजन साइकिल ये जाहिर करता है कि इन खेतों में से हर किस एक में किसी तरह मुफ्त ऑक्सीजन दस्तियाब और साथ ही इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बेटा इसकी ना सिंपल सी एग्जांपल है। ऑक्सीजन साइकिल किसको बोलते हैं। देखिए, जब पौधे खुराक बनाते हैं ना, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालनी होती है। तो ये ऑक्सीजन, अब देखें, पौधों से हम में गई, हम से फिर फिजा में गई, फिजा से फिर पौधों में आई, तो ये एक साइकिल चलता है, इसको ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर। बेटा दो तरह के रिएक्शन होते हैं एनर्जी के लिहाज से, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो जब वो होते हैं तो हीट खारिज करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब वो रिएक्शन होते हैं तो उन्हें हीट की, यानी हरारत की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आपने कभी चूना देखा होगा, वो चूना पका रहे होते हैं तो कितनी हीट निकल रही होती है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बाज़ ऐसे हैं जिन्हें बाहर से रिएक्शन हीट चाहिए होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके बाद बेटा, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो अमल जिसके दौरान कोई मादा मुख्तलिफ केमिकल साख्त और ख़ास के साथ बिल्कुल नए मादे में तब्दील हो जाता है। बेटा केमिकल रिएक्शन की सिंपल सी कीमियाई तामुल की डेफिनेशन है कि एक चीज़ से मिलके दूसरी चीज़ बन जाना, ये केमिकल रिएक्शन है, यानी लेकिन केमिकली, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी है। अब देखिए, हाइड्रोजन एक अलग गैस है, क्लोरीन एक अलग गैस है, गैस है ये दोनों, लेकिन मिल के क्या बना रहे हैं, एक एसिड बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का केमिकली बन जाना, ये क्या कहलाता है, केमियाई तामुल या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब व्हाट आर रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंस जो मिल के केमिकल रिएक्शन बन करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नई चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। विच मेटल हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो नाइक्रोम बेटा एक एलिमेंट है, इसकी रेजिस्टेंस जो है कापर की तार से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको रजिस्टर वायर भी कहते हैं, नाइक्रोम नाम याद रखना। हाउ डज द साइज ऑफ द बैलून इंक्रीज।
जब गुब्बारे को फैलाया जाता है तो इसमें हवा में शामिल हो जाती है, अंदर का दबाव बढ़ जाता है, नतीजन गुब्बारे का साइज़ बढ़ जाता है। यानी जब हम हवा में गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इसका साइज़ क्यों बढ़ जाता है? तो बात सिंपल सी है, जब हम हवा भर रहे होते हैं ना, तो हवा के मॉलिक्यूल जो हैं वो गुब्बारे की सतहों पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। जब वो दबाव डलेगा ना तो वो बाहर को फैलता है और गुब्बारे का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है नेम द फेज़ ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी जब हमारे सेल डिवाइड होते हैं उनके फेज़ के नाम लिखें। तो यानी इसका बेटा सेल डिवीजन का हमने डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आसान सा बता दूं। मसलन आपका जिस्म है वो बढ़ता ही जा रहा है, आपके बाल बढ़ते हैं, तो आपके नाखून बढ़ते हैं, तो ये सेल डिवीजन की वजह से बढ़ते हैं। तो कौन कौन से फेज होते हैं जी? न्यूक्लियर डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एक सेल का, ठीक है। डिफाइन अ सेल बॉडी। सेल बॉडी किसे बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन की साख्त आपने इस तरह की वो देखी होगी, वो इम्पोर्टेंट डायग्राम भी है इस तरह की। आपके दूसरे चैप्टर के अंदर न्यूरॉन की साख्त, इसकी डायग्राम लेबल करें, उसमें ये आपके बोर्ड के पेपर में आ सकती है। तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइट, ये सेल बॉडी कहलाती है। यानी ये इस तरह की न्यूरॉन की शक्ल होती है। जो ये वाला हिस्सा होता है इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी यही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। वाई द वाटर टैंक इज प्लेस ऑन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। आपकी जो घरों में टैंकी लगी होती है, पानी वाली टैंकी को सबसे ऊपर वाली छत पर क्यों रखा जाता है? तो बेटा इसलिए रखा जाता है कि मौजूद टैंकी में मौजूद पानी की इसकी दीवार पर प्रेशर लगाता है। टूटी से आने वाले पानी के प्रेशर का इंहिसार ग्राउंड फ्लोर से बुलंदी पर मौजूद टैंकी की बुलंदी पर है। यही वजह है कि टैंकी को सबसे ऊपर वाली छत पर रखा जाता है। बेटा जब ऊपर पानी होता है ना तो उसका प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, तो यही वजह होती है, ठीक है, ताकि पानी ऊपर से नीचे तेजी से भाव करे। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की खसूसियात क्या है जी? बेस एक एक्वस सोल्यूशन साबुनमा होता है। एक बात, बेस सुर्ख लिटमस को नीले का कर देता है। अच्छा, सुर्ख लिटमस पेपर क्या होते हैं बेटा? ये ना केमिस्ट्री लैब में पेपर रखे होते हैं। मसलन आप साबुन है ना, घरों में साबुन है, आप साबुन का पानी लें, उसमें एक वो जो झाग बन जाती है और उसमें वो जो केमिस्ट्री लैब में सुर्ख रंग का पेपर पड़ा होता है उसको उसमें डालेंगे तो सुर्ख जो है वो नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस की एक निशानी होती है। तो ये एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी पानी में मिल के बनता है। ये सुर्ख लिटमस को नीले रंग का कर देता है। इसका कोई कलर नहीं होता। फिनोफ्थलीन को गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज को पीले में तब्दील करते हैं। ये हल्दी के पेपर को भूरे रंग में तब्दील कर देते हैं। बेसिस के एक्वस सोल्यूशन बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये 3 लिखी हुई है, कोई सी आप 2 कर लें, 2 ही पूछते हैं ज़्यादातर। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सीधी सी जंगलात की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन क्या, जंगलात कट रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एच ई। एच ई के बेटा ना जो हीलियम एक गैस होती है, इसका ना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके आखिरी शेल यानी एक ही शेल होता है इसके गिर्द और इसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह, एच ई, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट, टू यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के 2 इस्तेमाल लिखे। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, और कनकेव मिरर वाइडली यूज इन द हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल मोटर व्हीकल। बेटा ये कनकेव मिरर असल में ना छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो जो मेकअप मिरर होते हैं, जैसे हम अपने चेहरे पर वो निशान देख रहे होते हैं या शेव कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा ताकि नज़र आए, तो वहाँ भी यूज़ होता है शेविंग और मेकअप मिरर के तौर पे। और जो गाड़ियों के हेडलाइट लगी होती है, वो सामने फ्रंट वाला शीशा लगा होता है ताकि वो पीछे से गाड़ी जो है ना वो हमें नज़र आए। तो ये दोनों कनकेव मिरर है। तो 2 हमने इसके फ़ायदे बता दिए। इसके बाद है बेटा राइट सम यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के ना कोई से 2 फायदे हमने बताने हैं, 3। फर्टिलाइज़र की तैयारी के लिए ये जो खाद हैं इनमें भी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। फिर धमाका खेज मवाद हैं जो धमाके वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वहाँ भी यही यूज़ होता है। और जो डाइज प्लास्टिक, मसनूई रेशम, ये जो प्लास्टिक आपकी बनती है इनमें भी यही यूज़ और होता है। और जो बर्तनों पे आपने डिज़ाइनिंग देखी होगी, ये भी सारी नाइट्रिक एसिड के ज़रिए की जाती है। ये 4 यूज़ हो गए इसके। हाउ इज़ रेनबो फॉर्म्ड। रेनबो कैसे बनती है, ठीक है। जो वो रेनबो कभी आपने शायद देखी हो, बारिश के बाद कोसे कज़ा। तो बारिश के बाद लाखों की तादाद में पानी के कतरे हवा में मुअल्लक हो जाते हैं। हर कतरा प्रिज्म के तौर पर काम करता है। जब रोशनी की शुआएं इन कतरों में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन होती है और रोशनी 7 रंगों में बिखर जाती है। बेटा जो जब आप ना बारिश आती है ना, तो ये ज़्यादातर ये बनती है असर के टाइम, क्योंकि असर के टाइम ना सूरज तिरछा हो रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पानी के मालिक्यूल हवा में खड़े हैं,
अब रोशनी आती है सूरज की, ठीक है। अब सूरज की जो रोशनी होती है ना, ये 7 रंगों की होती है रोशनी, ये जो हमें वाइट नज़र आ रही होती है। लेकिन जब वो पानी के कतरों पे पड़ती है ना, तो वो तिरछा होता है असर के वक़्त ज़्यादातर। तो वो क्या होती है, जब वो रिफ्लेक्ट होके इधर इस साइड पे रिफ्रैक्ट होके जाती है ना, रिफ्रैक्ट होके, तो क्या होता है, वो जो उसके 7 रंग हैं वो बिखर जाते हैं, और वो बिखरे हुए रंग हमें क्या नज़र आ रहे होते हैं, रेनबो या कोसे कज़ा नज़र आ रहे होते हैं। व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन? अनबैलेंस बेटा ऐसे केमिकल मुसावात के दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट के एटमों की तादाद बराबर ना हो। मैं इसकी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl बनाती है, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, H2 है, क्लोरीन के कितने हैं, 2, और यहाँ H भी एक है, क्लोरीन भी एक है। तो इस ऐसी मुसावात जिसमें ये है रिएक्टेंट बेटा, ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है, ये रिएक्टेंट होते हैं, और जो नई चीज़ बनती है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, गैर मुतवाज़न केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटमों की तादाद बराबर ना हो तो क्या कहलाती है, गैर मुतवाज़न केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसको मुतवाज़न या बराबर करना हो तो इधर 2 डाल दो, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ये लिखा होता है, 2 डाल दिया। अब 2H और 2Cl, तो देखिए बराबर होगी, ये मुतवाज़न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन ओहम्स लॉ। द ओहम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की कंडक्टर के गिर्द वोल्टेज और कंडक्टर बहने वाले करंट आई के दरमियान निस्बत है। यानी वो कहता है कि जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट, तीन चीज़ों की निस्बत को ओहम लॉ बोलते हैं। ये असल बेटा ओहम लॉ ना, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। यानी ओहम लॉ क्या है, रेजिस्टेंस R, कंडक्टर के गिर्द वोल्टेज V और कंडक्टर के में बहने वाले करंट I के दरमियान निस्बत है। और कौन सी निस्बत है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। तो आपने ये नहीं लिखना डायरेक्टली इनवर्सली, बस आप ये कह दे R इज इक्वल टू V ओवर I, ये याद रखना है आपने। R इज इक्वल टू ये V ओवर I है, ठीक है। R इज इक्वल टू किसके बराबर है, ऊपर V है और नीचे क्या है, I, इस तरह ये लिखना है। तो ये अब कि ये याद होगा, तो R फॉर रेजिस्टेंस, V वोल्टेज और I करंट। तो आप कह सकते हैं कि जो ओहम का कानून है ना, ये निस्बत है किस किस के दरमियान, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के दरमियान। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज स्पाइरल गैलेक्सी? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी होती है? गैलेक्सी जो दरमियान में उभार के साथ फ्लैट डिस्क की तरह की शक्ल हो बलदार गैलेक्सी या स्पाइरल गैलेक्सी कहलाती है। जैसे हमारी मिल्की वे बेटा, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसका ये इस तरह है, ये ऐसे, ये एक ना स्पाइरल की तरह, इस तरह ये दायरा लच्छा जैसा नहीं होता, इस तरह का, ये इस तरह घूम रही है। तो इसको इसको बलदार या स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे कि मेडोला और हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूरज है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी की एग्जांपल है। व्हाट इज वाइट डवार्फ? तो सफ़ेद डवार्फ क्या है? ये छोटी गर्म मध्यम सितारा जो एक मरने वाले सितारे का बचा हुआ मरकज़ होता है, ये आहिस्ता से मध्यम पड़ जाता है। बेटा सफ़ेद ड्वार्फ भला क्या होता है, जो हमारे हमें सितारे नज़र नहीं आते, तो इनकी एक ख़ास उम्र होती है। जब ये ख़ास उम्र पूरी कर लेते हैं, यानी जब सितारे मर जाते हैं, तो उसका जो बचा हुआ चीज़, जैसे एक जले हुए कोयले की राख होती है, तो सफ़ेद ड्वार्फ भी उसी राख की तरह होता है। यानी जब एक सितारा मर जाता है, तो इसका जो बचा हुआ दरमियानी मरकज़ होता है, उसको सफ़ेद ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक होल। ब्लैक होल पर एक मुख्तसर नोट लिखे। अच्छा बेटा ना, ब्लैक होल पे दो तीन तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको लग भी रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें 3 शॉर्ट बने थे, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया, और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में बताया है, इसलिए आप इसको सारा ही याद करें। लॉन्ग भी आ सकता है, और 3 शॉर्ट कैसे बनेंगे, अगर सिर्फ क्वेश्चन हो ना कि ब्लैक होल पर मुख्तसर नोट लिखें, तो ब्लैक होल एक ऐसी शय है जो इतनी बड़ी और घनी है कि रोशनी भी इसकी कशिश से नहीं बच सकती। ब्लैक होल नहीं बच सकती, यहाँ तक काफ़ी है। फिर इसके बाद है ब्लैक होल बनने के इम्कानात इस वक्त ज़्यादा होते हैं जब टूटते हुए सितारे के मरकज़ का सूरज की कमियत से 3 गुना ज़्यादा हो। अच्छा, ये अब ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ब्लैक होल कैसे बनता है, या कब, ये वाला, ठीक है। ये बन सकता है कि ब्लैक होल कैसे बनता है, कि जब टूटते हुए सितारे का मरकज़ की कमियत सूरज की कमियत से 3 गुना ज़्यादा हो, तो ब्लैक होल बनने के चांसेस हो जाते हैं। पहला सवाल ब्लैक होल क्या है, फिर ये कैसे बनता है,
और ब्लैक होल को देखना क्यों नामुमकिन है, मुश्किल है, क्यों नहीं देखा जा सकता? तो ये बेटा यहाँ से फिर यानी ये 3 क्वेश्चन जो आपके अलग-अलग शॉर्ट बन सकते हैं। तो शदीद कशिश शक्ल की वजह से सितारे का बुनियादी हिस्सा इतना छोटा हो जाता है कि कुछ नज़र नहीं आता, हत्ता कि रोशनी भी नहीं पहुँच पाती और इसे देखा नहीं जा सकता। तो ये इसका आंसर हो गया। ये कशिश शक्ल की लहरों से पता लगाया जाता है। इसके बावजूद एक और सबूत एक्स-रेज़ की लहरें हैं जो करीबी सितारों को निगलने पर खारिज करती है। ये ख्याल किया जाता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज़ के मरकज़ के करीब कहीं ब्लैक होल मौजूद है। अच्छा देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, यानी ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ब्लैक होल की तारीफ़ करें, ये इसके बनने के इम्कानात कब होते हैं, ये इन्हें देखा क्यों नहीं जा सकता, और ये सवाल भी आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है मुख्तसर कि ब्लैक होल की मौजूदगी के सबूत लिखे, एविडेंस क्या हैं। ठीक है, तो ये 4 शॉर्ट होंगे और मिल के पूरा एक लॉन्ग भी बनाएंगे, इसके चांसेस हैं लॉन्ग में आने के। ठीक है, तो ये इसके सबूत हो गए कि हमें हमें नज़र तो नहीं आता, फिर हमें क्या पता लगता है कि ये ब्लैक होल है। तो वो कहता है कि कशिश की शक्ल की लहरों से, यानी हमें वहाँ हर चीज़ खींची जा रही होती है। एक तो हमें ये पता होता है कि हर चीज़ खींच रही है, इसका मतलब वहाँ ब्लैक होल है। दूसरा, जब एक एक्स-रेज़ की लहरें जो करीबी सितारों को निगलने पर खारिज करती हैं, वो करीबी सितारे निगली जा रहे होते हैं, शुआएँ उनको खींच रही होती हैं, तो वो कहाँ जा रही हैं? ब्लैक होल में। हमें इससे पता चल जाता है कि एक सितारा गुज़र रहा है और वो गुम हो गया है एक जगह जाके, तो हमने कहा कि वहाँ ब्लैक होल है। और हमारी गैलेक्सी भी एक खींची जा रही है, मरकज़ की तरफ घूम रही है, तो हम कहते हैं कि इसलिए घूम रही है कि कोई ब्लैक होल मौजूद है। ठीक है? इसके बाद है बेटा डिफाइन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की तारीफ करें, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी सिमत तब्दील हो जाती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बेटे बात है। ये देखें, जैसे अब एक शीशा आप रखें, ठीक है, क्या रखा है आपने? शीशा रखा है। ये आपकी रोशनी उस पर डाली, ठीक है। अब रोशनी थोड़ी सी इस तरह चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन। ये नज़र आ रहा है? यानी मैं इसको ज़रा और सीधा कर दूँ, यानी ये शीशा रखा है और आपने ये सीधी रोशनी इस पर मारी, ठीक है, ये सीधी। अब इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन इस तरह तब्दील कर लेती है यहाँ सीधी जाने के बाद, तो इस अमल को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी सीमत में तब्दीली रिफ्रैक्शन कहलाती है। इसके बाद है वाई इज इलेक्ट्रिक वायरिंग बर्nt। इलेक्ट्रिक वायरिंग क्यों जल जाती है? अक्सर आप कहते हैं ना क्यों जल जाती है, तो तारों की इंसुलेशन और लोडिंग और शॉर्ट सर्किट से पिघलती है, जिससे आग लगती है। बेटा जब ना आपने देखा होगा घरों में अक्सर तार जल जाती है ना, तो वो तारें क्यों जलती हैं? जब क्या होता क्या है, जब ओवरलोडिंग हो जाए, ज़्यादा करंट आ जाए, तो जो उसकी तारें हैं ना वो पिघल जाती हैं और उनमें आग लग जाती है। शजरकारी के कोई से दो फ़ायदा, अब इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। इससे माहौल फ़िज़ाए की आलूदगी कम होती है, आलूदगी को ये पौधे जज़ब करते हैं, दर्जा हरारत कम होता है। यानी दरख्त लगाने के क्या फ़ायदे हैं? तो ये सारे फ़ायदे आपको कोई भी माइंड में आ रहे हैं। आलूदगी, ताज़ा हवा मिलती है, आलूदगी ख़त्म होती है। अच्छा, हरारत जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, वो कम होती हैं, दूसरे जानदारों को जगह मिलती है, फल-फूल मिलते हैं, ये सारे उसकी एग्ज़ाम्पल हैं, शजरकारी के फ़ायदे हैं। फ्यूज़ क्या है? वो जो घरों में फ्यूज़ लगा होता है, हमने उसके फ़ायदे भी पढ़े। फ्यूज़ एक मुहाफ़िज़ आला है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। ये सर्किट में ज़्यादा करंट की वजह से पैदा होने वाली ख़राबी और आग लगने से बचाता है। रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट की पैमाइश को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? मसलन अगर एक करंट आ रहा है और वो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 20 की स्पीड से आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है? 20 की स्पीड से। लेकिन आगे जा रहा है 15 की स्पीड से, तो कितनी रुकावट आ रही है? 5। तो ये 5 रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में जो रुकावट की पैमाइश है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद है व्हाट इज जीएमओ, राइट इट्स टू यूजेस। जीएमओ क्या है, इसके इस्तेमाल लिखें। जेनेटिक इंजीनियर जीन्स को हटाने, इजाफे करने या तरमीम के जानदारों के जीनियाती मवाद को तब्दील करते हैं जिससे जानदारों की जीन में तब्दीली की जाए, इसे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बेटा इसकी ना सिंपल मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या लिखा हुआ है। ये जेनेटिकली लिखा हुआ है, अगर ये सही पढ़ा नहीं जा रहा। देखिए मैंने आपको ब्रायलर मुर्गी की एग्जांपल दी है अभी ऊपर कि जब हम गोश्त ऐसे जानदार पैदा कर रहे हैं जो पहले ज़्यादा मोटे गोश्त नहीं बना रहे थे, हम उसमें कुछ जीन अंदर दाखिल कर देते हैं तो वो गोश्त ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। हमने क्या किया है, साइंसदानों ने क्या किया है कि कुछ ऐसे जीन उसमें दाखिल कर दिए जो जो गोश्त ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, अब वो जानदार जो जेनेटिकली तब्दील हुआ है, क्योंकि अब वो तब्दील हो गया ना, तो इसलिए से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाई कहते हैं तब्दील शुदा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जानदार होता है जिसको जेनेटिकली बनाया जाता है। ठीक है,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्लोबल वार्मिंग पर मुख्तसर नोट लिखें। इंसानी सरगर्मियों जैसे ईंधन को जलाने वगैरह से माहौल में ग्रीन हाउस गैसेज की मिकदार बढ़ रही है। ग्रीन हाउस को तेज़ करता है। ग्रीन हाउस की बढ़ती हुई शरह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नतीजे के तौर पर ज़मीन गर्म हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, हम घरों में आग जलाते हैं, धुआं निकलता है, तो होता क्या है, वो जो नुकसानदेह गैसें हमारे ज़मीन के गिर्द इकट्ठी हो रही होती हैं, जब वो इकट्ठी होती हैं तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, ज़मीन गर्म हो रही होती है। इसी असर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेम द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी जो है ना, स्टोर्ड एनर्जी की दो किस्में, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी की एग्जांपल है, ठीक है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के यूज़ बताएं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यूरिया, ये नॉन मेटल है। अब गैसें हैं तो नॉन मेटल है। यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल होती है। फास्फोरस माचिस की सनत में तब इस्तेमाल होती है। और ग्रेफाइट कच्ची पेंसिल की में इस्तेमाल होती है। तो ये तीन नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का फ़ायदा है, कच्ची पेंसिलों में यूज़ हो रहा है। फास्फोरस माचिस बनाने में इस्तेमाल हो रही है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन खादें, यूरिया बनाने में इस्तेमाल हो रही है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर इन डेली लाइफ। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी वो बताइए, हम पहले भी ऊपर भी बता चुके हैं। लेबल द डायग्राम। बेटा एक वो न्यूरॉन वाली मैंने डायग्राम बताई थी और एक ये जो दिमाग वाली डायग्राम है, ये अपनी बुक से देख लें। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, ठीक है, लेबल डायग्राम वाला। फिर इसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हाट इज मियोसिस। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल दोबारा तकसीम होकर 4 डॉटर सेल इस तरह बनाता है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल के मुकाबले में आधी हो। मियोसिस कहलाती है। बेटा एक माइटोसिस है, वो शायद आगे आ जाए, और एक मियोसिस है, सेल की डिवीजन। तो मियोसिस याद रखिएगा, इसका मेन थीम ये दो मेन थीम है इसके। क्या? एक तो जो एक सेल है ना, तकसीम होकर 4 सेल बनाएगा, एक बात। दूसरा, जब नया सेल यानी डॉटर सेल बनेगा तो उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो आधी होगी। तो ये मियोसिस आपने याद रखना है, ठीक है। एक तो मियोसिस के अमल में क्या होता है कि 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने डॉटर सेल बनते हैं? 4। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा इसकी क्या है कि जो डॉटर सेल वो हैं जो तकसीम होके, यानी एक मेरे पास सेल था ना, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड होके इस कितने सेल बनाएगा? टोटल 4 सेल। कितने बनाएगा? ये 4 सेल, ठीक। अब ये 4 सेल इसने बनाए। अब एक ऐसी तकसीम है जिससे 2 सेल बनते हैं, तो 4 सेल बनाए हैं, तो ये मियोसिस है, एक बात। दूसरा, अब हर सेल में यानी इसमें क्रोमोसोम्स 2 हैं तो इनमें एक एक होगी। तो ये 2 बातें मियोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑक्सीजन के कोई से 2 इस्तेमाल लिखें। बहुत से इस्तेमाल हैं भाई। आप कोई से, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से यूरिया गैस पैदा होती बनाई जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडरों में सांस के मरीज़ों को दी जाती है। हम रोज़मर्रा जो है वो सांस लेते हैं, पौधे खुराक बनाते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए वही आगे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेजन। बेटा जब भी केमिकल इक्वेजन आ जाए ना, मैं आपको इसका ना शॉर्टकट बताता हूँ, ये आ जाए या कोई और आ जाए, आपने क्या करना है। देखिए ये केमिकल इक्वेशन आपको दी होगी, ये वाली जो बोल्ड है। अब आपने देखना है कि कौन सी, मसलन एक पकड़ लें, ये इसकी रिएक्टेंट साइड है और ये इसकी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब इसमें देखिए सोडियम की तादाद कितनी है? N2 2, और इसमें कितनी है? 1। अब आप सिंपल क्या करो, इसको 2 बना दो, जैसे ये मैंने बना दी, 2 बन गई। अब N2 2 हो गई, ऑटोमेटिकली Cl2 इधर 2 था तो Cl2 इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2, वो पहले से ही है, तो ये तब्दील हो जाएगी। तो कोई आपने एक नंबर ढूंढना है जो खाली पड़ा हो, यानी यानी ये रिएक्टेंट है ना हमारा, ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। अब हमने इसको बैलेंस करना है। हम देखते हैं कि Cl2 Ca1 है, CO3 पड़ा हुआ है। Na का मसला है, Na2 है, यहाँ 1 है, तो इसके पीछे 2 लगा दो। अब 2 Na हो गया, 2 Cl2। अब ऑटोमेटिक Cl2 भी बराबर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है व्हाट आर द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एंड टार्टेरिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड के जराए यानी हमें कहाँ से मिलते हैं? बेटा ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटरों से मिलता है और टार्टेरिक एसिड हमें अंगूरों से मिलता है, ठीक है। यानी ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होगा? टमाटर में, और टार्टेरिक एसिड कहाँ होगा? अंगूर में। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साबुन और डिटर्जेंट के दरमियान फ़र्क लिखें। साबुन लॉन्ग चेन फैटी एसिड है,
जो सोडियम पोटाशियम के साल्ट हैं और पानी में सफाई का काम करते हैं। साबुन हार्ड वाटर में हल पजीर नहीं होती। डिटर्जेंट सोडियम के एक लाल रंग के अल्काइल चेन के पोटाशियम साल्ट जिनके आखिर सल्फोनेट ग्रुप में मौजूद हों डिटर्जेंट हार्डवेयर हल पजीर है। अच्छा, इसकी ज़रूरत वैसे इतनी हमारे पास ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये इसका साब अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं। बेटा ये ना मैंने इसमें डिफरेंस के तौर पे लिखा था लॉन्ग, वो आसान है। चलें, साबुन जो है ना वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और ये पानी में सफाई का काम करते हैं, जबकि डिटर्जेंट बगैर पानी के भी काम करते हैं। ये बेटा मैंने ना लॉन्ग क्वेश्चन दिया है ना, उसमें से करें, वहाँ बहुत अच्छा और आसान करके लिखा हुआ है, ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे। राइट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इसमें बेटा सिर्फ आपको ना ये लिखा हुआ ना, इसको कुछ नहीं याद करना, ये सारा कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बनाती है, बस ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। Mg2O2 मिलके क्या बनती है? MgO, बस ये बताती, और कुछ नहीं इसमें लिखना। ग्रीन हाउस गैसों और ग्रीन हाउस इफेक्ट की तारीफ करें। फिजा में मौजूद कुछ गैसें मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी के बुखारात वगैरह ज़मीन की तरफ मुनकस होने वाली हरारत के एक हिस्से को फांस कर माहौल के दर्जा हरारत में इजाफा बनती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बेटा इसका मतलब क्या है सुने, ये ज़मीन है हमारी, हमारी ज़मीन में के गिर्द ना नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के गिलाफ में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो हम धुएं निकालते हैं वो इकट्ठी हो गई, फिर जो मीथेन है, चूल्हों की आग है, ये इकट्ठी हो गई। अब होता क्या है, सूरज से जो रोशनी आती है ना, वो वापस जानी चाहिए और टकराती है ज़मीन से और वापस चली जाती है, लेकिन कुछ कुछ रोशनी को ये गैसें रोक लेती हैं, बाहर निकलने नहीं देती। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, हमारी गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वो गैसें ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये इसको गर्म कर रही हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और ये वाला अमल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। वट इज अर्थ वायर? अर्थ वायर क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक तार के जरिए ज़मीन से जुड़े होते हैं, जिसे अर्थ वायर कहते हैं। किसी भी बरकी आलात से इजाफी या लीक होने वाले करंट को ज़मीन पर चलाता है, इस तरह यह हमें बिजली के झटके से बचा देता है। मिड ब्रेन की वजाहत करें। मिड ब्रेन बेटा दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो सेरिब्रम के नीचे होता है। ये सेंस ऑर्गन से मालूमात मौसूल करता है और मालूमात से मुतलका फोर ब्रेन हिस्से को पैगाम भेजता है। एटॉमिक मैस की तारीफ करें। किसी एलिमेंट की, अच्छा बेटा एटॉमिक मैस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, बस ये याद रखना है। एटॉमिक मैस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक मैस कहलाती है। यानी एक एटम में जितने 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हुए? 12 उसका एटॉमिक मैस है। इसके बाद है इन डेंजर स्पीशी की तारीफ करें। बेटा इसके भी चांस हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे जानदार हैं जो या तो मादूम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, या ख़तरे होने के उनका ख़तरा है, ठीक है। ऐसे जानदार जो ख़त्म हो गए हैं या होने वाले हैं, उनको इन डेंजर स्पीशी कहलाते हैं। जैसे हमारा बर्फानी चीता है, तो ये इसकी एग्जाम्पल भी चाहे लिख लें। मेटल की 2 खसूसियत हम ऊपर लिख के आए हैं। ये हम मेटल, अच्छा ये मेटल नहीं है, सॉरी गलती से लिखा हुआ, ये यहाँ कट गया है, ये नॉन मेटल है, ऊपर मेटल की थी। तो नॉन मेटल नरम होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मसलन इनमें से हीट भी नहीं जल्दी गुजरती और ये नरम होते हैं। फिर इसके बाद बेटा व्हाट आर डीकम्पोजर? डीकम्पोजर हमारे, आपने देखा होगा कोई जिस्म पड़ा होता है, कोई चीज़ मर गई है, अब कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो जाती है। असल में बैक्टीरिया और इस तरह के जानदार हमारी फ़िज़ा में मौजूद हैं जो चीज़ों को गला सड़ा दे के उनको ख़त्म कर देते हैं, तो उनको डीकम्पोज़र बोलते हैं, ठीक है। केमिकल मसवात को मुतवाज़न करने के असूल लिखें। यानी हम जब केमिकल रिएक्शन मुतवाज़न करते हैं तो उसके कौन कौन से असूल हैं? गैर मुतवाज़न मसवात लिखें और एटम गिन लें। एक वक्त में एक एलिमेंट पर काम करें, मुनासिब अदद से ज़रब दे दें, तमाम एलिमेंट के लिए अमर दोहराएं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल आखिर में मुतवाज़न करें, ठीक है। तो ये असूल हैं उसके। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ इस्तेमाल लिखे। सल्फ्यूरिक एसिड मेरे ख्याल में हम पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हाइड्रेटिंग है कि यानी जहाँ पे हमें पानी का ये इस तरह की चीज़ें, वो हाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पे काम आता है। जो खाद्य बनाने में काम आता है, प्लास्टिक वगैरह बनाने में काम आता है, दवाइयाँ डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, पेट्रोलियम में और कागज़ की इंडस्ट्री में काम आता है। तो ये कोई भी लिख दीजिएगा। ये बैटरी वाला ज़रूर लिखिए, बैटरियों में बड़ा यूज़ होता है। वो फोटोसिंथेसिस की वजाहत करें। बेटा फोटोसिंथेसिस की सिंपल सी वजाहत है, कार्बन और पानी मिलकर मौजूद सूरज की रोशनी में
और क्लोरोफिल की रोशनी में ग्लूकोज बनाती हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी पौधों के पास क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, ये तीनों चीजें मिलके ग्लूकोज यानी खुराक बनाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और C6H12O6 ये खुराक बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है। मुतवाजन फोर्स की तारीफ करें, यानी बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जब किसी जिस्म पर फोर्स अमल करें लेकिन इसकी रफ्तार या सिमत ना बदले तो इन्हें मुतवाजन फोर्स कहलाती हैं। कन्वेक्स मिरर की तारीफ करें, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी बैरूनी सतह चमकदार हो कन्वेक्स मिरर कहलाती है। ठीक है, जिसकी बैरूनी सतह क्या होगी? चमकदार होगी। साल्ट के मुतालिक आप क्या जानते हैं? ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। सोडियम क्लोराइड आम नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये जो नमक हम खाते हैं ना, ये एक एसिड और एक बेस से मिलकर बना है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है और साल्ट बनता है। टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट एक सेमी ठोस पेस्ट की तरह का मवाद है जिसे दांतों की सफाई और पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सितारा क्या है? सितारा दरअसल जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है जो हरारत और रोशनी खारिज करता है। ठीक है जी। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरतीब से अरेंज किया गया है, रखा गया है, क्या तरतीब दी गई है? तो बेटा एलिमेंट जो है ना एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब से रखे गए हैं। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें यानी एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 उस तरतीब से रखे गए हैं और उन एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होती है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाउ आर अलाइज फॉर्म्ड। अलाइज जो है वो किस तरह बनते हैं? अलाइज ना दो या दो से ज़्यादा धातु या गैर धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी मैं एक मेटल और नॉन मेटल को मिला दूं तो ये क्या बनेगा? अलाय बन जाएगा। ठीक है। और जब हम उनको मिला के गर्म करके पिघला के दो या दो से ज़्यादा, जैसे अब स्टील घरों में होती है, ये अलाय है असल में, तो फिर वो एक नई धातु बन जाएगी। डिफाइन एन एलिमेंट। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट बेटा खालिश मादा है जो सिर्फ एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है। इसे आम केमियाई तरीकों से मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बाद है एटॉमिक नंबर की तारीफ करें और मिसाल दें। बेटा एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। हमारे एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी जैसे हाइड्रोजन है उसके एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है। जैसे ऑक्सीजन है उसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 8 है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पीरियड एंड ग्रुप्स। ये व्हाट आर पीरियड्स एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड और ग्रुप क्या होते हैं? बेटा जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती है, यानी कतारें जो है ना उसकी इस तरह, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोरीन सीधा, कतारें क्या कहलाती हैं? पीरियड कहलाती हैं। और जो कॉलम है इस तरह, ये हमारे ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। उफ़की कतारें पीरियड कहलाती हैं, अमूदी कॉलम ग्रुप कहलाते हैं। ये लफ्ज़ है कंबस्चन। कंबस्चन की तारीफ करें और इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जलने का अमल जो होता है इसकी तारीफ करें। क्या होता है ये कंबस्चन? किसी मादे का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना है जिससे हरारत और रोशनी पैदा होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ईंधन यानी लकड़ी, गैस, और गैस और फिर ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दो चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन की तारीफ क्या है या करे? केमिकल रिएक्शन वो अमल है जिसमें नए मादे बनते हैं। मिसाल के तौर पे लोहे को जंग लगना, ये एक केमियाई अमल है। इसके बाद है डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तारीफ करें। इस कानून के मुताबिक बेटा जो मैटर है, मास ना पैदा हो सकता है और ना ख़त्म हो सकता है। यानी ना मादा नया बनाया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होता है। कीमियाई अमल में कुल मास हमेशा बराबर रहता है। इसके बाद है जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की तारीफ करें। बेटा ऐसे केमियाई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जो हरारत खारिज करते हैं, जैसे जलने का अमल होगा, इनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनको जो हरारत को जज़ब करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये हरारत को जज़ब करती है, ये एंडोथर्मिक है। साल्ट के इस्तेमाल, अब साल्ट के यानी नमक के इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल आते हैं? साल्ट्स खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, शीशा बनाने में, साबुन में, केमिकल बनाने में, ये दवायात बनाने में भी काम आते हैं। एसिड और बेस क्या हैं? एसिड बेटा उन कंपाउंड को, उन केमिकल को बोलते हैं जो पानी के अंदर जब हम उनको मिक्स करें तो वो हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। जैसे HCl जब आप पानी में मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा, इस तरह का H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन बना देगा। जबकि बेस ऐसे केमिकल्स होते हैं जब वो पानी में मिलाएं तो OH आयन बनाते हैं, इस तरह के OH आयन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि NaOH।
अल्कलीज क्या हैं? अल्कलीज वो बेस हैं जो पानी में हल होती हैं, यानी ऐसी अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो पानी में हल हो जाएं। जैसे ये दोनों हैं, ये पानी में हल हो जाएंगी तो ये क्या कहलाएंगी? अल्कलीज। एसिड की खुसूसियात बताएं। एसिड का जायका जो है ना तुर्श होता है, खट्टा, यानी, और ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। ये धातुओं के साथ अमल करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बेस की खसूसियात क्या है? बेस जैसे साबुन होता है, बेस कड़वा होता है। ये सुर्ख लिटमस, ये उलट है, देखें, जो एसिड है नीले को सुर्ख करता है और बेस सुर्ख लिटमस को नीला कर देता है। ये एसिड को न्यूट्रल करके साल्ट और पानी बनाते हैं। साल्ट की खसूसियात, साल्ट एसिड और बेस के मिलाप से बनता है, यानी जब आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा। ज़्यादातर साल्ट क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं और पानी में हल पजीर होते हैं। इसके बाद है प्रेशर की तारीफ करें। प्रेशर किसी सतह पर फी यूनिट एरिया लगने वाली फोर्स को कहते हैं। प्रेशर क्या है? फोर्स ओवर एरिया, यानी प्रेशर किसी सतह पर फी यूनिट एरिया लगने वाली फोर्स को प्रेशर बोलते हैं। P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। प्रेशर की इकाई बताएं। अच्छा बेटा, प्रेशर की इकाई पास्कल है। 1 न्यूटन फी मुरब्बा के बराबर होती है। इसकी क्या है? पास्कल। ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स 4 मुरब्बा मीटर पर यानी हमारे पास फोर्स कितनी है? 20, और एरिया कितना है? 4। प्रेशर मालूम करें। बेटा ये इस तरह का कोई न्यूमेरिकल टाइप आ जाए तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। P आपने ऊपर रख देना है और A आपने नीचे रख देना है, तो ये P ओवर A, यानी जैसे 20/4, आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की खसूसियात लिखे। ऐसा इमेज फर्जी और सीधी सीधी ऐसी तस्वीर या इमेज फर्जी और सीधी होती है। इसका साइज बराबर होता है और ये दाएं बाएं उल्टी होती है। सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर हिफाजती आला है जो ज़्यादा करंट पर सर्किट बंद कर देता है। ये बरक़ी आलात को नुकसान से बचाता है। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में बरक़ी चार्ज के बहाव को कहते हैं। इसकी इकाई एम्पेयर है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के, यानी बरक़ी चार्ज से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहाव क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और इसकी इकाई क्या है? यूनिट क्या है? एम्पेयर। बल्ब का फिलामेंट क्यों चमकता है? जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है वो चमक क्यों रहा होता है? फिलामेंट में ज़्यादातर रेजिस्टेंस होती है, जिससे हरारत पैदा होती है, यही हरारत इसे चमका देती है। एम मीटर का क्या काम है? एम मीटर के जरिए हम करंट नापते हैं। तो एम मीटर एक करंट नापने का आला है। इसे सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। जनरेटर और मोटर में के वर्किंग में क्या फ़र्क है? यानी जनरेटर किस असूल पे काम करती है और मोटर? जनरेटर मैकेनिकल तवानाई को बरकी तवानाई में बदलता है, मोटर बरकी तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में बनाता है। ठीक है। ये इसका मतलब सिंपल ये है, जैसे आप जनरेटर चलाते हैं तो क्या हो होता है कि मैकेनिकल एनर्जी करंट में बन रही, बरकी तवानाई में हीट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। ठीक है। जबकि जब मोटर आप पानी की चलाते हैं तो क्या होता है? करंट वो ले रही होती है लेकिन आपको वो उसका पानी की मोटर यानी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर रही होती है। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर दो नुकात के दरमियान वोल्ट नापता है। इसे सर्किट में मुतवाजी लगाया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्ट नापने का आला है। वोल्टेज की तारीफ करें। वोल्टेज दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल फ़र्क है, यानी करंट के बहाव का सबब बनता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बरकी तवानाई के इस्तेमाल की शरह है। इसका यूनिट वॉट है। अर्थ वायर क्या होता है? अर्थ वायर इजाफी करंट को ज़मीन तक ले जाता है। ये बरकी झटके से हिफाजत करता है। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक हिफाजती आला है जिसकी तार ज़्यादा करंट पर पिघल जाती है। ये सर्किट को नुकसान से बचाता है। रेजिस्टेंस की तारीफ करें जी। रेजिस्टेंस करंट के बहाव की मुखालफत है। इसकी इकाई ओहम है। ये मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस हमने ऊपर भी कर लिया है, वो ठीक है, डेफिनेशन ये ना करें। अच्छा अब बेटा इनसे रिलेटेड है, ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। आपने ना एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? R इज इक्वल टू वी और आई। अब R क्या है? R रेजिस्टेंस है, V क्या है? वोल्टेज है, और I क्या है? करंट है। अब तीनों में से दो देगा और एक पूछेगा। मसलन उसने वोल्टेज दे दिया 12, A यानी करंट दे दिया। अब I A ये ना करंट है, ठीक है, करंट I होता है। फाइंड द रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई है ना, तो V कितना है? 12, और I कितना है? 3, यानी करंट, तो 3 4 12। ठीक है। इसी तरह अब उसने ओहम यानी रेजिस्टेंस दे दिया है और करंट दे दिया है। फाइंड क्या करना है? वोल्टेज। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई ओवर आई इंटू आर। बेटा ये फॉर्मूला एक ही आपने इस्तेमाल करना है, वो उसी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो यही एक फॉर्मूला है। फिर v इज इक्वल टू आई आर है, तो i कितना दिया हुआ है उसने? i 2 दिया है, और v कितना दिया है? 5, तो 5 दूनी 10। और इसी तरह
उसने आपको एक बार वोल्टेज दे दिया है और आपको रेजिस्टेंस दे दी है। फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट V ओवर R, तो V कितना है 9, रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो 3 3 जा 9। बेटा इन तीनों की कर लें, इनके बड़े चांसेस है। तो ये बेटा हमारे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन थे। आप बेटा जो बच्चा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेगा और जो 4 चैप्टर मैंने 5 चैप्टर बताए हैं और उनको डिटेल में बताया वो लॉन्ग कर लेगा, जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना साइंस का, वो उस बच्चे का पूरा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, यानी वो 5 चैप्टर आपने करने हैं जो मैंने लॉन्ग के लिए पूरे पूरे करवाए हैं, और ये शॉर्ट करने हैं। आपके इन्हीं में से अक्सर एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ की ज़ाहिर है हमारी वीडियोज़ अलग है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर हैं बेटा उनको पूरा पूरा करें। मैंने उनको बहुत अच्छे अंदाज से समझा के करवाया है, और शॉर्ट कर लेंगे लॉन्ग भी वही होंगे, तो आपका पेपर इंशाल्लाह 100% होगा। बेटा दुआ है आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।